हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीएस नंबर 28 के मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। और हर बार की तरह अपन इस पेपर में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे मतलब क्वेश्चंस को आसान बनाना है या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब कैसे सोल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपन पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखो, पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं भाई। एक तरीका तो ये है जो एकदम बेसिक है मतलब, और वो अपन बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे, कि इन टर्म्स को अपन सिंप्लीफाई करें, पहले पावर 2 में पावर 3 में ले आएँ फिर काटा-पीटी करें। वो बहुत ही बकवास मेथड है। मतलब अपन यूज़ इसमें क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्टली। और देखो वैल्यू में भी मतलब ये आप है ना थोड़ा-सा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में कि भाई जैसे मैं 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री जैसे कोई वैल्यू पुट करूँगा, आंसर आएगा पक्का, लेकिन क्या होगा कि कैलकुलेशन बढ़ेगी थोड़ी। तो आप या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री ऐसे कोई वैल्यू पुट किया करें। तो अपन अभी 90 डिग्री रख देते हैं, बेस्ट रहेगा। और अभी देखो अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो 2 आएगा। अब साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। 1 की पावर 6 करेंगे तो वो 1 ही आएगा। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, माइनस में 3 इंटू फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा। अपॉन में अपन सोल्व करते हैं, कॉस 90 तो 0 होता है, साइन 90 1 होता है और माइनस में 0 आ जाएगा। बिल्कुल भाई, ये तो 1 बन जाएगा। 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, और ये माइनस का 3 आ जाएगा, नीचे -1 है। भाई -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेसिक, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर कोई मान लो चेक करना चाहता है या फिर प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो इसमें 45 डिग्री रख के एक बार चेक कर लेना आप। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको मेथड जो है वो दिमाग में रह भी जाएगा बाद में। ठीक है, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्स के बराबर है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। मतलब अपन को ऑब्वियसली एक्स निकालना है और वो एक्स इसमें पुट करना है, आंसर आ जाएगा। अब भाई इसको एक्स निकालने के लिए पता है तरीका क्या है, बहुत मतलब आसान बताता हूँ मैं। जैसे देखो ये लिखा है एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और माइनस में 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब पता है बच्चे क्या करेंगे भाई, देखो जैसे सिर्फ यही नहीं सीखना होता कि आसान मेथड क्या है या फिर अप्रोच क्या है, ये भी सीखना होता है कि आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो क्या नहीं लगाना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो आता है आपको वो तो कर ही लोगे। तो मतलब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या नहीं करना कि इसको क्वाड्रेटिक में बदलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, कि आप एलसीएम लोगे फिर उसको होल स्क्वायर बना के ये स्क्वायर काटने की कोशिश करोगे, मत करना। उससे आसान मेथड है, इसका एलसीएम ले लो तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ 2 प्लस रूट 3 बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2। अब देखो क्या होगा कि भाई इसमें भी नीचे रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है, तो मैं वो रूट 2 को इधर एक्स की तरफ भेज देता हूँ, तो रूट 2 एक्स बन जाएगा। और यहाँ तो बच गया अंडर रूट में 2 प्लस रूट 3 और यहाँ बच गया अंडर रूट में 2 माइनस रूट 3। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो यहाँ से इजीली एक्स निकल के आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। भाई इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, रूट का स्क्वायर किया तो 2 बन गया, ये एक्स स्क्वायर बन गया। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन को पता है मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो अपन ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो देखो पहले a का स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, यानी ये आ जाएगा। फिर प्लस में b का स्क्वायर आएगा तो इसका रूट हट जाएगा, तो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। अब -2ab वाली टर्म आएगी, तो मैंने 2 लिख दिया। a और b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको एक रूट में ले लेते हैं अपन, तो देखो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू में 2 माइनस रूट 3। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, बेसिकली 2 गुणा ये किया है यहाँ। ठीक है, अब देखो ये तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। भाई इसको मैं अब इनके ब्रैकेट्स खोल देता हूँ, तो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, माइनस में 2 इंटू ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस में रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो ये 1 आ जाएगा। और 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो इस वाली टर्म की कोई वैल्यू नहीं आएगी, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये 1 आएगा, तो 2 बन जाए 2 ही हो जाएगा ये। तो अब देखो क्या होगा, रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करोगे। अभी मतलब जल्दी मत करिए आप, एक चीज और बताऊंगा इसके आगे अंदर में, क्योंकि कैलकुलेशन का भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे देखना भाई मैंने इसमें 1 पुट किया तो रूट 2 माइनस 1 आ गया और रूट 2 प्लस 1 आ गया। अब बच्चे इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, मेथड वो भी ठीक है पर मैं थोड़ा सा और आसान बनाता हूँ। भाई क्लोजेस्ट बोला है, अप्रोक्स बोला है ना, तो देखिए पता है क्या करेंगे। ये 1.414 होता है भाई, ये 3 वैल्यूज याद कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीनों वैल्यूज बहुत जरूरी हैं। रूट 2 की वैल्यू तो 1.414 होती है, 14 से याद कर लेना इसको। और रूट 3 जो होता है वो 1732 होता है, 1.732 से याद रह जाएगा। ये दो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी रूट 5 रूट 10 की करो तो आपकी मर्जी है, बाकी वो इतना काम नहीं आती जितना ये दो बहुत काम आती है ये तो। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 1.414 माइनस 1 करेंगे अपन तो 0.414 आ जाएगा, और ये 1.414 प्लस 1 करेंगे तो 2.414 आ जाएगा। अब देखो मैं बताता हूँ, इसको सोल्व करना है ना, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। तो भाई आप एक काम करो कि इसको 0.5 मान लो और नीचे वाले को 2.5 मान लो। अब ये देखो क्या आएगा, 1/5 आएगा। 1/5 को अपन सोल्व करते हैं तो 0.2 के अप्रोक्स आता है। तो 0.2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी। सारे ऑप्शंस को देखो, 0.2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू यही है भाई। बाकी ये तो देखो 0.1 के करीब आ गई, ये 1.4 बहुत ऊपर चली गई, ये 1.2 बहुत ज्यादा चलेगी। अपन ने इनको थोड़ा थोड़ा कम आना है, तो जो आंसर है वो थोड़ा सा मतलब इससे अप्रोक्सीमेटली कम ही आएगा ना। ठीक है, तो 0.17 आ जाएगा। बाकी आप इसको अप्रोक्सीमेटली सोल्व भी करके देख सकते हो, अगर किसी को ज्यादा ये मतलब एग्जैक्ट निकालना, तो वो ये दोनों का पॉइंट हटाओ, इनको 2 से काटते जाओ भाई, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी की जो आय है उसका अनुपात 5:7 है। मतलब कि इनकम का रेशियो ए और बी का अपन को 5:7 गिवन है। देखो इसमें 3 चीजें होती हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, एक होती है सेविंग्स। कि मतलब कोई एक इंसान है, अगर वो कोई इनकम कमा रहा है मान लो 100 रुपए, और वो उसमें एक्सपेंड कर रहा है, मतलब खर्चा कर रहा है 50 रुपए का या फिर 60 रुपए का, तो वो सेविंग्स कर रहा है 40 रुपए की। बस ये ध्यान रखना है अपन को कि 100 में से मैंने 60 घटाया तो 40 आ गया। बस इतना ही ध्यान रखना है, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ए और बी ने जो सेव किया है 4000 और 5000, तो भाई पहले तो अपन यहाँ पे रेशियो ही लिखेंगे, तो वो एक्सपेंडिचर का रेशियो लिख देंगे, नीचे मैं सेविंग्स लिख देता हूँ कि ये 4000 सेव कर रहा है, ये 5000 सेव कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर ए का जो है वो इतने परसेंट है बी के एक्सपेंडिचर के। अपन को ऑब्वियसली परसेंटेज के फ्रैक्शंस याद होने चाहिए भाई। जैसे देखो 33 सही 1/3 जो होता है ना परसेंटेज के अंदर, ये 1/3 के बराबर होता है। अब इसका एग्जैक्टली दुगना होता है 66 सही 2/3। देखो 33 का दुगना कर दिया, 1/3 का दुगना कर दिया, तो ऑब्वियसली इसकी फ्रैक्शन जो है वो 2/3 बन जाएगी। तो इसने जो बोला कि ए की जो इनकम है वो 2/3 है बी की, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि A/B बराबर 2/3 है रेशियो में। तो भाई यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। ठीक है भाई, ये इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बेस्ट मेथड बताता हूँ। इसमें एक तरीका तो ये है कि आप इसके मतलब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको x मान लो, तो ये 5x और 7x आ जाएगा। ये ऑब्वियसली नहीं करेंगे, बस मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ। यहाँ y मान लो दोनों के मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब ये देखो 5x माइनस 2y अगर करूंगा तो 4000 आएगा, 7x माइनस 3y करूंगा तो 5000 आएगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, वहां से x और y इजीली निकल सकता है, और आप इनकम और एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो, फिर जो भी पूछा है वो कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली अपन ये अप्रोच नहीं लगाएंगे, मैं इन चीज़ों को हटाता हूँ और जो अप्रोच अपन लगाएंगे वो आपको समझाता हूँ। भाई ये क्रॉस मेथड होता है, मिक्सचर एलिगेशन में अपन ने बहुत बार पढ़ा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और डिफरेंस लीजिए। जैसे देखो 15 माइनस 14, 15 माइनस 14 का डिफरेंस लेना है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, डिफरेंस वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही लेना होता है बराबर में। अब इन दोनों को गुणा कीजिए 10,000 और इन दोनों को गुणा कीजिए 12,000। 10,000 और 12,000 का डिफरेंस 2,000 आएगा, यानी कि एक की वैल्यू 2,000 आ गई। इतना समझ में आता है अपन को, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि टोटल इनकम ऑफ ए और बी। भाई ए और बी की टोटल इनकम कितनी है, 7 और 5 12 है। टोटल इनकम रेशियो में 12 है, लेकिन मेरे एक की वैल्यू अगर 2,000 है तो 12 की वैल्यू 2,000 गुणा 12 हो जाएगी भाई, आसान है। तो ये टोटल इनकम इनकी 24,000 आ जाएगी। बाकी आप इसमें वैल्यू बटा किसके गुणा चाहिए, जिसके जो मेरा फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते हो, कि जो 2,000 वैल्यू है वो एक की है और अपन को 7 और 5 12 की निकालनी है। यही बेसिकली मैंने यहाँ पे बताया, तो 24,000 अपना आंसर आ जाएगा। जो लास्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे चलते हैं अपन। एक एग्जामिनेशन है, इसमें ए ने 10% मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन किए हैं बी से, और बी ने 20% ज्यादा ऑब्टेन किए हैं सी से। ये सब दे रखा है इसमें। ये बोल रहा है ए ने अगर 272 मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन किए हैं सी से, तो मार्क्स ऑब्टेन बाय बी क्या होंगे। मेरे को एक बात बताओ आप, इस क्वेश्चन में अपन को जो डेटा दे रखा है वो ए का सी के साथ कंपेयर करके दे रखा है और बी का पूछा है, तो डी का कहीं रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आप डी को इग्नोर कर दो, आप मानो ही मत कि डी क्लास में है भी क्या। तो देखो इसने क्या बोला है कि बी ने 20% ज्यादा ऑब्टेन किए हैं सी से। भाई मैं सी का 100 मान लूंगा, तो बी ने इसने क्या बोला कि 20% ज्यादा, 100 का 20% ज्यादा मतलब 120। अब ए का निकालेंगे, ए ने 10% ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं बी से, मतलब 120 गुणा 110/100। भाई 120 तो इसके थे, 10% का ज्यादा का मतलब 110/100 हो गया। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 12 × 11 करेंगे। मैंने 11 से गुणा करने का तरीका बताया हुआ है। भाई 12 को करना है ना, तो एक इधर लिखो, दो इधर लिखो, बीच में इन दोनों का जोड़ लिख दो, तो 132 आ जाएगी ए की वैल्यू। अब इसने जो भी पूछा है वो बहुत आराम से सोल्व कर सकते हैं अपन। भाई इसने बोला है ए ने 272 मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन किए हैं सी से, फॉर्मूला यही लगेगा, वैल्यू बटा किसकी और गुणा चाहिए जिसकी।
तो अपन कैसे अप्लाई करेंगे भाई, देखो वैल्यू इसने क्या दे रखी है 272। ये क्या है, ये ए ने जो सी से ज्यादा मार्क्स किए हैं वो है भाई, ए ने सी से कितने मार्क्स 32 मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन किए हैं, और अपन को निकालनी किसकी है, मार्क्स ऑब्टेन बाय बी, यानी 120 की वैल्यू निकालनी है। आराम से कट जाएंगे, 8 से काट लेते हैं, 4 बार कटेगा, 8 से 3 34 बार कट जाएगा, ये 4 से 30 बार कटेगा, 0 आ जाएगा, 4 3 12, 3 3 और 1 10, 1020 अपना आंसर आ जाएगा। जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बेसिक है ये तो एकदम। 5 नंबर के क्वेश्चन पे चल लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक दुकानदार है वो 120 क्विंटल गेहूं खरीदता है, ठीक है, इसका 20% 25% की हानि पे बेचा गया, और पूरे सौदे पे उसे 25% का लाभ कमाने के लिए शेष गेहूं कितने प्रतिशत लाभ पे बेचेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखो एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ कि भाई मैं इसको दूसरे कोई अप्रोच से कर लेता हूं, एकदम बेसिक से जाओगे तो भी आसान, ज्यादा आसान रहेगा, पता है क्यों, क्योंकि डेटा बहुत ईजी है। जैसे देखो 120 क्विंटल गेहूं है, इसने बोला इस गेहूं का 20%, 120 का 20% निकालो, भाई दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेगा, 24 आ जाएगा। यानी इसने 120 में से 24 किलो मतलब 24 क्विंटल गेहूं एक जगह बेचा है, और 120 में से आप 24 घटा दोगे तो 96 क्विंटल गेहूं एक जगह बेचा है। अब देखो इसने बस कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन करवाई अपन से इस क्वेश्चन में। इसने बोला, देखिए क्या बोला कि 20% जो गेहूं है, मतलब 24 क्विंटल गेहूं को 25% की हानि पे बेचा। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, 4 पे 1 की हानि यानी 3/4 में बेचा है 24 क्विंटल गेहूं को, प्लस 96 क्विंटल गेहूं को क्या भाव में बेचा है वो अपन को पता नहीं है, उसे अपन x/100 मान लेते हैं, या फिर आप 100 - x मानोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई यहां से जो भी आएगा, मेरे को एक बात बताओ, जैसे बताता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ये 3/4 एग्जैक्टली कहां से आया है, इसने 25% की हानि पे बेचा था, तो 25% की हानि का मतलब होता है 100 में से मैं 25 घटाता हूं तो 75 आता है, और बटे अपन 100 लिखते हैं। अब देखो इसको 25 से काटते हैं 3 आ जाता है, इसको 25 से काटते हैं 4 आ जाता है, तो मैंने 100 में से 25 घटा के 75 लिखा ना, तो यहाँ पे आप या तो डायरेक्टली 100 - x लिख दो, और अगर आप x लिख रहे हो तो लास्ट में आपको घटाना पड़ेगा, वो बात एक ही पड़ जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर में एक बार मैं ये सब हटा देता हूँ, वरना होच पोच हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा आपको। ये सब हटा देते हैं, ठीक है भाई, ये भी हटा देता हूँ मैं 100 - x वाला भी। बाकी अपन देखते हैं अभी आगे। इसने क्या बोला कि पूरे सौदे पे उसे 25% का लाभ कमाना है, यानी कि जो टोटल 120 क्विंटल गेहूं है उस पे उसे 25% का लाभ, मतलब या तो 125/100 लिख लो तो भी वो उसको काटेंगे 25 से, तो 5/4 आएगा, या फिर डायरेक्टली आप 25% की फ्रैक्शन 1/4 लिखोगे, लाभ कमाना है तो 4 पे 1 का लाभ यानी 5/4 हो जाएगा। बात एक ही है, ये कोई काम का नहीं है। 4 से 24 6 बार कट गया, 6 3 18 आ गया, प्लस में ये कितना बनेगा, इसको ऐसा ही रख लो एक बार, 96 गुना x/100, और बराबर में ये 30 बार कटेगा तो ये 150 आ गया। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 96 x/100 और बराबर में 150 में से 18 जाएगा तो 132 बचेगा। अब ये सब कट जाएंगे भाई, 4 से कटेंगे, 4 से इसको काटेंगे अपन, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और ये 4 से कटेगा, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 3 से काट लो 8 बार, 3 से काट लो 11 बार। अब ये 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 × 11 करेंगे तो 275 आएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू आई है ये, तो इसको 100 में से घटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि ये तो मतलब या तो x आएगा या फिर आप उसको 100 में से घटा के लिख दो, बात एक ही है। तो देखो 275/2 -100 करेंगे अपन, तो 200 इसमें से माइनस होगा, यानी 75/2 परसेंटेज आ जाएगा, कि 75/2% के उसको क्या करना पड़ेगा, गेन पे बेचना पड़ेगा जो बचा हुआ माल था, यानी ये जो 96 क्विंटल माल था इसको। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अच्छा ये मतलब कैसा, एक चीज ध्यान देना कि भाई मैंने इसमें से ये घटाया है तो गेन हो रहा है, अगर 100 में से इसको घटाते हैं तो हानि हो रही होती है, वो बात एक ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा होगा कि 100 + x आ जाएगा, फिर इतना ही है, वो गेन बस है उसके अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। छठे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सम है, उसको ABCD में डिवाइड किया है, ये रेशियो दे रखे हैं इनके, और ये भी वैल्यू बटा किसके गुणा चाहिए जिसके का क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, देखो जैसे देखिएगा ABCD का रेशियो लिखना है ना, तो पहले उसको प्रॉपर रेशियो में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेंगे भाई, जैसे देखो A और B का रेशियो 2:3 है, फिर B/C 1:2 दे रखा है, तो 1:2 इसके नीचे लिख दो आप एग्जैक्टली। अब C/D इसने कितना देखा है, 3 4 दे रखा है, तो 3 4 ऐसे लिख दो। अब देखो कई इसके अंदर है ना क्रॉस मेथड लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या, फालतू में मत लगाओ एक्स्ट्रा दिमाग। जैसे देखो क्या है कि आप ये 3 यहाँ पे उतार दो, ये वाला 3 मतलब जगह खाली मत रखो, ये 2 यहाँ कर दो, ये 1 यहाँ भर दो, ये 3 यहाँ, ये 3 यहाँ। अब देखो कितना आसान बन गया, A का कितना आ जाएगा, इनको गुणा करो 6 आ जाएगा, 3 का फ्रैक्शन रेशियो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 होती है 24 आ जाएगा। बड़ा आसान बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको 3 से चाहो तो काट भी सकते हो,
नहीं काटना तो भी आंसर आ जाएगा। इसने क्या बोला कि जो ए और डी के शेयर्स के बीच में अंतर 648 का है। अपने यहाँ कितना अंतर है? 6 में से 24 घटाऊंगा मैं तो 18 आता है, 18 अंतर है अपने लिए। अब इसने पूछा क्या है कि सम ऑफ ए एंड डीज शेयर इज, तो ए और डी का जोड़ कितना पूछ रहा है ये, तो 6 और 24 का जोड़ 30 हो जाएगा। भाई मैंने वही लगाया, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी, कि जो 648 थी वो वैल्यू थी इनके अंतर की, वो लिखा, और चाहिए किसकी, इन दोनों के जोड़ की वैल्यू चाहिए, वो लिख दिया। काट लेंगे भाई, आंसर आ जाएगा। कैसे काटेंगे? 9 से कटेगा 2 बार, 9 से कटेगा 7 बार और 2 बार, ये 2 से 72 कट जाएगा 36 बार। 36 इंटू 3 करेंगे तो 108 आएगा, आगे एक जीरो लग जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 7 नंबर पे चल लेते हैं। बड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन है आज तो। 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करेंगे अपन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मार्क भी करके रखिएगा। और जो क्वेश्चंस पे मैं स्टार मार्क करता हूँ वो तो आप उसके मतलब एकदम से आपको सेव रखने हैं, और लास्ट टाइम में इन क्वेश्चंस को तो पक्का रिवाइज करके जाना एग्जाम में, बहुत सही क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, एक सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के अंदर, तो मैंने एक सर्कल बनाया और इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं अपन। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया। देखिएगा भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सच में, ध्यान से देखिएगा। अब इसने क्या बोला कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है भाई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये ए बी बी सी सी डी जो है ये पी क्यू आर एस पे टच कर रहे हैं, तो यहाँ से पी चालू करना है, फिर ये क्यू पे टच कर रहा है, यहाँ आर पे, और यहाँ एस पे टच कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ए डी की वैल्यू 24 है, यानी ये पूरी लेंथ 24 है। ए बी की वैल्यू 27 है, मतलब ये पूरी लेंथ 27 है। और डी आर इसने 6 दे रखा है, डी आर की वैल्यू 6 है, सिर्फ इतने इतने की। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पूछ रहा है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर, मतलब बेसिकली अपन को रेडियस कैलकुलेट करवा रहा है, बाकी तो बाद में एक्स्ट्रा कैलकुलेशन रह जाती है अपनी। भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि एक सर्कल है, उस सर्कल पे एक किसी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट डालता हूं, तो ये जो दोनों टेंजेंट होती है ना, इनकी जो दूरी होती है वो बराबर होती है। और ये आता कहां से है, इसका छोटा सा एक प्रूफ होता है कि अगर आप इसको सेंटर पे मिला दोगे तो ये दोनों रेडियस होती हैं, तो दोनों बराबर लेंथ की होती हैं। और ये जो एंगल होते हैं ये दोनों 90 डिग्री के होते हैं, और इन दो ट्रायंगल्स को अगर आप बनाओगे और तो इसमें ये साइड कॉमन होती है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड वगैरह इसके अंदर लग के ये दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं। यानी कि किसी भी एक पॉइंट से आपको डायरेक्टली बस कोई प्रूफ थ्योरम कहीं नहीं जाना, सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी एक सर्कल पे एक पॉइंट से अपन टेंजेंट डालते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। तो भाई जैसे ये सर्कल है मेरा, इस पॉइंट से ऐसे मान लो कि अपन ने टेंजेंट डाली है, तो ऑब्वियसली इसकी दूरी इसके बराबर होगी। यही दिमाग लगाना है बस अपन को। अगर देखो ये 6 है, तो ये वाली लेंथ भी 6 हो जाएगी भाई, एक पॉइंट से टेंजेंट बराबर। अब देखो पूरा 24 था, ये 6 आ गया, तो ये इतना इतना 18 आ जाएगा, हाँ या ना? अगर ये 18 है तो ये भी 18 आ जाएगा, इतना इतना। अब देखो पूरा 27 है, उसमें से ये 18 है, तो मैं घटाऊंगा तो ये वाली लेंथ 9 आ जाएगी। अब ये 9 है तो ये 9 हो जाएगा। अब देखो ये इतना करने के बाद में बहुत बेसिक बचा है, बस अब अपन को रेडियस निकालनी है, एक स्टेप और बचा है, उसमें आंसर आ जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, इसने ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, कुछ तो यूज लेंगे इसका अपन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको और इसको अपन यहाँ पे मिला देते हैं। अब देखो मैंने ये मिलाने से फायदा क्या हो गया भाई, पहले तो एक ये छोटी सी और प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल के रेडियस से अगर अपन टेंजेंट पे एंगल डालते हैं तो ये 90 डिग्री का होता है। देखो यहाँ पे भी अपन ने 90 डिग्री का बनाया था। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब देखो 90 डिग्री का होने से क्या हो गया कि एक एंगल मिल गया, अब बचे हुए बस मेरे को दो एंगल निकालने हैं, और ये भी बड़ा आसान है निकालना। अपन ने क्या देखा था कि ये जो दोनों साइड्स होती है ना, ये फिर बराबर भी तो बन जाती हैं, यानी कि यहाँ पे ये वाली लेंथ इसके बराबर बन जाएगी। ठीक है, तो अगर ये दोनों लेंथ बराबर है मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब मैं इस ट्रायंगल में टेन थीटा लगा दूंगा, यानी क्या लगे जाएगा इसमें, 1045 इज इक्वल टू, अब 1045 इस वाले के लिए लगा रहा हूं मैं, तो परपेंडिकुलर 9 हो जाएगी, और बटे बेस आएगा, बेस तो ये रेडियस ही है मेरी। ठीक है, तो रेडियस आ जाएगा, यानी रेडियस की वैल्यू 9 आ गई। अब अगर रेडियस 9 है तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो 2 पाई आर में आर की जगह पे आप 9 रख दो, तो 9 दूनी 18, 18 पाई अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं लगी अपन को। देखो मैं हर एक क्वेश्चन बेस्ट अप्रोच से करवा रहा हूँ, अगर इसके बावजूद भी किसी को कोई भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है एसएससी मैनिया चैट के नाम से, उस पर आइए और आप एनी टाइम मतलब 24/7 आपके लिए वो अवेलेबल है, कोई भी डाउट उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन पे चल लेते हैं। इसमें क्या बोला है, x जो है वो तो रिमाइंडर है 3 की पावर जब इसको अपन डिवाइड करते हैं 5 से, और y है वो रिमाइंडर है जब 4 की पावर इसको डिवाइड किया जाता है 6 से। और अपन को मतलब ये पूछ रहा है, ये तो भाई बात का मतलब काम है, पहले x और y निकालना है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं।
भाई 3 की पावर 61284 है, इसको डिवाइड करना है 5 से, यहाँ से x निकल के आएगा और y आएगा 4 की पावर 96 को 4 से डिवाइड कर। पहले देखो ये वाला समझो। एक छोटी सी बात बताओ मेरे को कि अगर मान लो मैं 4 की पावर 1 करता हूँ, अच्छा 6 से डिवाइड करना है, इसको अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 ही बचेगा भाई, क्योंकि भाग ही नहीं जाएगा तो ये 4 ही रिमाइंडर माना जाएगा। मैं यहाँ रिमाइंडर लिख रहा हूँ सारा। फिर अगर 4 की पावर 2 देखते हैं तो वो 16 होता है। इसमें भी अगर मैं 4 का भाग देता हूँ, 6 का भाग देता हूँ, तो 4 की ये देखो 6 दूनी 12, फिर भी रिमाइंडर 4 ही बच गया। 4 की पावर 3 क्या होता है? 64 होता है। 6 का भाग देंगे, फिर देखो 6 इंटू 10 60 होता है, फिर 4 रिमाइंडर ही बचेगा। मतलब हर बार 6 4 की पावर कितनी भी ले लो, रिमाइंडर हर बार 4 ही बचता जाएगा। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 4 ही बचेगा। y की वैल्यू तो 4 आ गई, ये आसान था निकालना। इसमें देखिए भाई 3 को मैं ऐसी पावर में लेके जाऊँगा कि जहाँ से मतलब मैं 5 से भाग दे पाऊँ। जैसे समझिएगा आप, जैसे देखो अपन 3 की पावर या तो 2 ले सकते हैं इसमें, तो 3 की पावर 2 9 बन जाता है और 9 को मैं 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मैं 5 का भाग दूँगा ना, तो देखो इसमें तो चला जाएगा और इसमें रिमाइंडर बच जाएगा। या फिर आप इसको 3 की पावर 4 जैसा भी कुछ ले सकते हो। क्योंकि 3 की पावर 4 क्या होता है? 81 होता है और 81 को आप 80 प्लस 1 लिख सकते हो, है ना? तो मैं यही ले लेता हूँ इसमें। देखो तो अपन क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं लिखूँगा 3 की पावर 4 की पावर, जैसे मान लो जो भी आएगा, ये 4 से पक्का पूरा-पूरा भाग चला जाएगा, तो उस नंबर से अब मेरे को कोई मतलब ही नहीं रहा। मेरे लिए एक नया नंबर बन गया है 3 की पावर 4, उसमें 5 से डिवाइड करना है। ये और ये इक्विवेलेंट ही है, मतलब बराबर रिमाइंडर देंगे ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, 3 की पावर 4 81 होता है, 81 में 5 का भाग देना है। तो मतलब ऐसा है, आप ले भी सकते हो वो पावर को, कि जैसे मान लो मैं 4 से भाग देके और समझाता हूँ आपको। जैसे 4 से इसमें भाग दिया, 4 एकम 4, 2 बचा 21, 4 पंजे 20, फिर 12 आया तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और ये अब देखो ये 15321 आ जाएगा, ठीक है भाई। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बाकी, इसलिए मैं बोल रहा था कि वो सेम ही चीज़ है। कैसे? क्योंकि देखो 81 को आप क्या लिख सकते हो? 80 प्लस 1 और इसकी पावर हो जाएगी 15321 और इसमें 5 का भाग देना है। अब भाई यहाँ पे भाग देंगे तो पूरा-पूरा भाग चला जाएगा। 1 में भाग नहीं जाएगा और रिमाइंडर 1 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर लो वो 1 ही होता है। यानी कि x की वैल्यू मेरे लिए 1 आ जाएगी। अब x तो अपना 1 आ गया, ठीक है भाई, और y 4 आ गया, इसमें वैल्यू रख दो। 2 इंटू x की जगह 1 माइनस y की जगह पे 4, यानी ये आ जाएगा 2 माइनस 4, यानी -2 अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चल लेते हैं नेक्स्ट वाले। ठीक है, 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक आदमी है, वो 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम 12 मिनट में जा सकता है और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे 9 मिनट में आ सकता है। यानी कि 900 मीटर की दूरी उसने 12 मिनट में तय करी है। तो 900 मीटर और बटे 12 मिनट, ये भाई बहुत जरूरी है लिखना, क्योंकि इनको अपन को बदलना पड़ेगा बाद में। और ये उसने क्या किया है? अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मैंने आपको बताया है। देखिए कि जब भी स्ट्रीम इधर बह रही है और आपकी नाव इधर जा रही है, फिर ऐसे कर लो कि स्ट्रीम इधर बह रही है, नाव इधर जा रही है, तो जो स्ट्रीम है वो आपकी नाव को ओपोज करेगी, मतलब आपकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं ये वाली चीज। तो यानी कि जो स्पीड आपकी वो कम रहेगी, यानी x माइनस वाई लिखते हैं अपन। यही ध्यान रखना है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगली बार इसने क्या बोला है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे रिटर्न कर रहा है, यानी कि दूरी वही है भाई, 900 मीटर ही है, और इस बार वो 9 मिनट ले रहा है। अब ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, क्योंकि अब वो भाई इधर इधर मेरी धारा है और इधर ही मेरी नाव जा रही है, तो मेरी नाव को वो जो पानी है वो सपोर्ट करेगा, यानी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। इस बार स्पीड बढ़ेगी तो x प्लस वाई आ जाता है। अब देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, आप इजीली x और y निकाल सकते हो, वही अपन को काम में लेना है। अब देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनको बदल लेते हैं, और अगर इस स्टेप में नहीं बदलना चाहते तो अगले में बदल लेना। देखो सबसे पहले तो इनको काट लेते हैं। 12 से मैंने इसको काटा तो 12 सत्ते 84 होता है, 60 बच गया, तो 12 पंजे 60 आ गया और ये 100 आ गया। यानी कि 75 बराबर x माइनस वाई आ गया और x प्लस वाई की वैल्यू 100 आ गई। अब अपन को इसमें ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। भाई मैन की वही तो स्पीड होगी जो नाव की स्पीड होगी, और नाव की स्पीड x लेते हैं अपन और धारा की स्पीड को y लेते हैं। अब देखो इन दोनों क्वेश्चनों से या तो आप x निकाल लो भाई, एलिमिनेशन लगा लो, सब्सटीट्यूशन लगा लो, कुछ भी लगा लो। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है कि ऐसी जब भी दो इक्वेशन मिलती हैं, x निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, y निकालना है तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो। तो मैंने इनको जोड़ा तो 175 बटे 2 आ गया। इनको जोड़ आ गया, उसमें मैंने 2 का भाग दे दिया, ये x की वैल्यू आ गई। मेरे को y की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये मेरा किस में आया है? मीटर पर मिनट में आया है। मेरे को तो किलोमीटर पर आवर में निकालना था। अब देखो 175 बटे 2 है मीटर प्रति मिनट में। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, और ये मिनट थी, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। इसका ऊपर आ जाएगा भाई।
ये 0 से 0 कट गया, 25 से काटा 4 बार और 25 से इसको काटेंगे अपन 7 बार, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, 7 ये 21/4 आएगा। ये देखो 21/4 बिल्कुल दे रखा है अपन को। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करवाता है बस, और कुछ भी नहीं है। बेसिक अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे 21% है 2 साल के लिए, मतलब ये दे रखा है, और सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। देखो मैं बताता हूँ, हर एक क्वेश्चन को वैसे दिमाग में ये सोच के चलोगे कि इजी है तो वो अपने आप इजी बन जाएगा। आप पहले ही हार्ड बना दोगे, पढ़ के ही डर जाओगे, तो मतलब वो ऑब्वियसली आपको तंग करेगा भाई, ठीक है। छोड़ना भी पड़ सकता है आपको, या फिर आपको सेकंड अटेम्प्ट में जाना पड़ेगा, और मतलब सेकंड बार उसको देखना पड़ेगा। तो क्यों अपन करें, अपन पहली बार में करते हुए चलते हैं और होते जाते हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है पेपर के अंदर, ठीक है। देखो क्या करना है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है इसने 21% की रेट से 2 साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अपना फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इफेक्टिव रेट निकालना चाहूँ तो a प्लस बी प्लस AB/100 होता है। इसमें 21% रखेंगे अपन, तो 21 प्लस 21 प्लस में 21 गुणा 21 और बटे 100 आ जाता है। अब देखो इनको अपन सोल्व करेंगे, ये तो बन जाएगा 42, और ये 21 का स्क्वायर होता है 441, और बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 4.41 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 46.41% अपनी इफेक्टिव रेट आ गई। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बहुत ही आसान है, कि मेरे को प्रिंसिपल मेरा पता नहीं है तो मैंने पी मान लिया, उसमें रेट से गुणा कर दो तो 46.41, और परसेंटेज आता है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो भी नीचे 100 आ जाएगा। और बराबर ये कितना दे रखा है मेरे को, 6961.5 दे रखा है। मैंने ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया, आसान बना दिया इस क्वेश्चन को। अब देखो ये कटेंगे भाई, क्योंकि देखो इतने एग्जैक्ट आंसर दे रखे हैं। ये पहले भी पीटीएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे को याद आ रहा है अभी अभी लेटेस्ट ही आया था, 2 या 3 पीटीएस पहले, या तो 26 में या 25 में आई थिंक। तो अब देखो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 46 41 से ये एग्जैक्टली कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, इसमें दिमाग ऐसा लगाना है कि देखो भाई 46 41 है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, कैलकुलेशन के शॉर्ट ट्रिक्स हैं काफी सारे। इसको आप अगर 10 से गुणा करते हो तो देखो 46,000 के अप्रोक्स वैल्यू आती है, लेकिन ये तो 69,000 है, तो भाई ऑब्वियसली ये इसके मतलब 10 गुना से ज्यादा पे आ रही है। 10 गुना से ज्यादा का मतलब 15 गुना पे आ रही होगी। क्यों, क्योंकि देखो मैंने यूनिट डिजिट पे देखा, 1 गुणा 5 करने पे 5 आ रहा है बिल्कुल, यानी ये इसको 15 बार काटेगी, यानी कि प्रिंसिपल अपना कितना आ जाएगा, 15 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे, यानी 15,000 आ जाएगा। अब ये तो प्रिंसिपल आ गया। इसने क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करके बताओ 15,000 रुपए के ऊपर सेम रेट और सेम टाइम के लिए, मतलब 21% 2 साल, यानी 21% इंटू 2 साल और बटे तो 100 आएगा ही आएगा अपना। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट दो, 15 दूनी 30 होता है, 30 इंटू 21 करेंगे तो 63 आएगा। अब आगे 2 जीरो लग जाएंगे भाई, एक 63 हो जाएगा। बेसिकली अपन को 63 से मतलब है, कोई चेक करने नहीं आ रहा अपन ने कैलकुलेशन कैसे करी है, आंसर बस अपना जल्दी आना चाहिए। 11 नंबर के क्वेश्चन पे चल लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म, प्रिज्म दे रखा है, और वो ट्राइंगल है प्रिज्म जो है वो। तो देखो ये प्रिज्म है, ऐसा ऐसा प्रिज्म होता है, ठीक है भाई। और एक बात बताता हूँ मैं, इस क्वेश्चन से आप बहुत सारे कंसेप्ट्स आके क्लियर कर सकते हो मेंसुरेशन चैप्टर के। जो 3D वाला आपका मेंसुरेशन होता है ना, देखो मैं इसके बारे में बता ही देता हूँ यार आपको, मतलब बहुत बार है ना बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इस चीज के अंदर, एक बार इसको हटाओ, ठीक है भाई। कुछ आए मतलब देखने तो सीख के जाते हैं, ऐसे सिर्फ सॉल्यूशन से अपन को कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, क्या होता है जैसे देखो मैं बताता हूँ कि अपन को मतलब कोई भी एक फिगर दे रखा है, जैसे कि चाहे आप सिलेंडर उठा लो, चाहे कौन उठा लो, चाहे कोई भी उठा लो अपन को, या फिर क्यूब क्यूबॉइड कुछ भी ले सकते हो। हर एक फिगर के लिए ये चीज वैलिड होती है कि अगर मेरे को इसका सी ए से लिखना है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर एल ए से लिखना है लेटरल सरफेस एरिया, तो वो कैसा निकलता है देखो मैं बताता हूँ। बहुत ही बेसिक 1-2 मिनट का मतलब कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, मतलब काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कि जैसे मेरे को सी ए से लिखना है ना, तो सी ए से एक्चुअली में आप समझो कि क्या होता है। सी ए से होता है कि अगर आप बेस का सर्कमफ्रेंस निकाल लो, मतलब कि पूरा पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर सर्कल में तो सर्कमफ्रेंस हो जाती है, और एक अगर मान लो क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें वो पेरीमीटर हो जाता है। तो वो पेरीमीटर को अगर आप हाइट से गुणा करते हो ना, जैसे देखो सिलेंडर बनता कैसे है, ये दिमाग विजुअलाइज करो कि भाई मैंने एक रिंग ली, अंगूठी अपनी रिंग वाली, ठीक है, जो आप अपनी किसी को मतलब देने की चाह में हो, वही वाली रिंग ली, उसके ऊपर एक और रिंग रखी, एक और रिंग रखी, एक और रिंग रखी, मैं रिंग रखता गया, तो देखो ये एक सिलेंडर बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। या फिर आप अगर मान लो एक क्यूब बनाना चाहते हो, तो भाई आपने एक स्क्वायर लिया, उसके ऊपर एक और स्क्वायर रखा, उसके ऊपर एक और स्क्वायर रखा रखा रखा, ऐसे रखते गए तो ये क्यूब बन जाता है, यही होता है। तो मतलब क्या करना है भाई, अब इसकी अगर मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो भाई आप इसके बेस का पेरीमीटर ले लो। जैसे मैं सिलेंडर का केस समझाता हूँ कि मैंने बेस का पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस ली, तो वो 2πr होती है। इसमें अगर मैं इसकी हाइट से गुणा कर दूंगा, तो देखो 2πr h ही तो होता है सी एस एक सिलेंडर का।
और ऐसे ही वॉल्यूम के अंदर भी दिमाग यही लगाना है। वॉल्यूम कैसे निकलेगी कि वॉल्यूम में आपको बेस का एरिया लेना है, बस इतना ही फर्क करना है। तो सर्कल के बेस का मतलब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें आप हाइट से गुणा कर देते हो तो देखो वॉल्यूम यही होती है पाई आर स्क्वायर एच। यही चीज अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। भाई एक प्रिज्म है, वो एक ट्राइंगल है, तो मैंने डायग्राम आपको बना के दिखाया था, ये अपना प्रिज्म है इसके जैसा, इसमें ये साइड्स दे रखी हैं, इसने बोला है वॉल्यूम ये है। भाई वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या होगी कि बेस का एरिया और इनटू हाइट बराबर वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे इसके अंदर। तो अब देखो बेस का एरिया क्या होगा भाई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट होता है। और अगर कोई ट्रिपलेट याद नहीं कर पा रहा है तो निकाल के देख लो भाई, पाइथागोरस लगा दो इसमें। ये सबसे बड़ी साइड है, मतलब ये हाइपोटेनस होगी, यानी इसके स्क्वायर के बराबर इन दोनों का जोड़ का मतलब इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ होना चाहिए। ये देखो ये 400 आता है, ये 441 आता है और ये 841 आता है। अब भाई इन दोनों को जोड़ने पे भी तो 841 आ रहा है, बराबर हो रहे हैं, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इंटू हाइट करेंगे तो 20 इंटू 21 आ जाएगा। ठीक है, और अब मैं इस प्रिज्म की हाइट मतलब h, ठीक है, और बराबर में वॉल्यूम, वॉल्यूम है 7560। ठीक है भाई, यहाँ से देखो 2 से 20 10 बार कट गया, 10 से ये 0 कट गया, 21 से इसको काटेंगे 3 बार कटेगा 63 बार, और फिर 12 बच गया 126, तो 6 आ जाएगा। यानी हाइट जो है अपनी वो 36 आ गई। ठीक है, इसको काट के देखना आप 36 आएगा। अभी क्या बोल रहा है, लेटरल सरफेस एरिया बताओ इसका। तो लेटरल सरफेस एरिया मैंने अभी अभी बताया क्या होगा कि आप बेस का पेरीमीटर ले और उसमें हाइट से गुणा कर दो। तो बेस का पेरीमीटर क्या होगा भाई, सारी साइड्स का जोड़ होता है एक ट्राइंगल के लिए, तो यानी 20 प्लस 21 प्लस 29 और इसमें हाइट से गुणा कर दो, यानी 36 आ जाएगा। तो देखो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, ये तो बन जाएगा 30 और 20 50 बन गया, 50 और 20 70 बन गया, 70 इंटू 36 करना है। तो देखो क्या बन जाएगा, 7 6 42, 4 कैरी लगेगी, 7 3 21 और 4 25, 2520 आ जाएगा भाई अपना आंसर। जो पहला ऑप्शन है वो एकदम से ठीक हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये चीजें दिमाग में विजुअलाइजेशन जरूर रखना है इनका, ताकि कोई भी क्वेश्चन कैसा भी तरीका का आ जाए तो आप बना भी पाओ वहां पे। बाकी इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये वाली चीज डायरेक्ट दिमाग में रह के अपन 2 स्टेप्स में इसको सोल्व इजिली कर सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर पे चल लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि पाइप ए और बी है वो फिलिंग पाइप है, और सी जो है वो एम्प्टी करने वाली पाइप है, मतलब वो टैंक को खाली करने वाली पाइप है। ए और बी जो है वो एक टैंक को 72 और 90 मिनट्स में भर सकते हैं, मतलब कि ए भर रहा है 72 मिनट में, बी भर रहा है 90 मिनट में। और इसने क्या बोला है कि जब तीनों पाइप्स को खोल दिया जाता है, मतलब सी के बारे में इसने नहीं दिया है, और इसने ये बोला है कि जब तीनों पाइप को खोल दिया जाता है तो देखो ए भरेगा बी भरेगा लेकिन सी खाली करेगा। तो ये क्या करता है कि ये जो टैंक है वो 2 घंटे में भर देता है। ठीक है भाई, अब ए और बी को एक साथ खोला जाता है 12 मिनट के लिए, वो बाद की बातें हैं। पहले अपन क्या करेंगे, टोटल निकाल लेते हैं कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, मतलब टोटल वर्क कितना है, या फिर बेसिकली मतलब कहना मैं ये चाहता हूँ कि इनका अपन एलसीएम निकाल लेते हैं, वही अपना टोटल वर्क होता है। अब सबसे बड़ी बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि देखो ये मिनट में दे रखे थे भाई 72 और 90, और ये 2 घंटे में दे रखा है। बस अगर आपने ये ध्यान दे लिया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। क्या, देखो मैं बताता हूँ, इसको 2 घंटे को मिनट में बदल लो, 120 मिनट आ जाएंगे भाई, बस इतना ही करना है। अब हो गया ये क्वेश्चन। अब इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम तो 360 आएगा। 72 का 360 होता है 5 गुना, 90 का 4 गुना होता है, और इसका 3 गुना होता है। यानी बेसिकली बात यह है कि ये 5 है ये 4 है, तो 5 और 4 9 हो गए, 9 में से मैं क्या घटाऊं कि 3 आ जाए भाई 6, यानी सी की एफिशिएंसी 6 आ गई है, एकदम बेसिक चीज है। तो देखो अब इसने क्या बोला कि ए और बी को खोला गया है 12 मिनट के लिए, तो भाई 12 मिनट के लिए ए और बी 9 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 5 + 4 9, तो ये 12 × 9 108 पानी भर देंगे इसमें, यानी 108 काम कर देंगे। अभी क्या बोल रहा है कि इनको फिर बंद कर दिया गया और सी को खोला गया, तो ये बोल रहा है कि टैंक कितनी देर बाद खाली हो जाएगा। अब पता है बच्चे यहाँ पे क्या दिमाग लगाते हैं, वो सी की जो एफिशिएंसी 6 है ना, उससे 360 में भाग दे देते हैं, और ये तो किस्मत है कि मतलब इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, वरना 360/6 यानी पक्का इसमें 60 ऑप्शन भी मिलता। बच्चे बहुत बार करके आते हैं ये चीज, अरे नहीं भाई 108 पानी अगर टैंक में भरा है तो 108 ही खाली करेगा ना सी वाला पाइप, ये सोचो बस। तो 108 काम करवाना है 6 की एफिशिएंसी से, इसको मैंने काटा तो 18 आ गया, 18 का मतलब सी ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। बड़ा बेसिक है। 13 नंबर पे आ गए हैं। इसमें क्या बोला है कि ये एक बार ग्राफ दे रखा है और ये पूछ रहा है कि किस वर्ष छात्रों की जो कुल संख्या है उसमें प्रतिशत वृद्धि जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम हुई है। भाई सबसे कम वृद्धि होने के लिए अपन को इनका जोड़ करना पड़ेगा। भाई ये देखो ये पास वाले बच्चे हैं, ये फेल वाले बच्चे हैं, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो टोटल बच्चे आ जाएंगे। तो देखो कितने आएंगे, 150 और 100, ये तो 250 आ गए। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 200 और 100 300। ये देखो 300 और 50 350 आ गए।
ये वाले 250 और 100 350 आ गए। अब आगे देखने की नीड ही नहीं है, एक कॉमन सेंस लग रहा है कि भाई 350 से 350 यहाँ कोई कमी ही नहीं हो रही, तो सबसे कम भी तो मतलब सबसे कम जो कमी है वो भी यही वाली मानी जाएगी। यानी कि 2016-17 में सबसे कमी जो है वो कम हुई है, यानी कि 16-17 वाला कौन सा ऑप्शन है भाई, ये वाला। तो ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चल लेते हैं नेक्स्ट वाले, 14 नंबर पे आ जाते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि टॉप ऑफ ए टावर से, यानी कि एक टावर के शीर्ष से एक सेम साइड में दो चीजें रखी हैं। ये देखो इसने बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड ऑन सेम साइड, ठीक है भाई, और दोनों का जो एंगल है वो 60 और 30 डिग्री है। जितना पास आते हैं उतना एंगल बढ़ता है, यानी ये 30 होगा, ये 60 होगा। मैं और पास आऊंगा तो 75 बनेगा, और पास आऊंगा तो 90 बनेगा। इसने क्या बोला कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज 400/3, यानी ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट था, ये दूसरा ऑब्जेक्ट था, इन दोनों के बीच में 400/3 की दूरी है, ठीक है भाई। तो ये क्या पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है अपन से। बड़ा आसान है निकालना, 2 बार tan थीटा लगाना है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, कुछ भी नहीं करना है। जैसे देखो पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये दूरी को अपन a मान लेते हैं। मैंने भाई tan 60 लिखा, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, यानी ये परपेंडिकुलर, ये बेस, h/a आ गया। अब मैं दूसरे ट्राइंगल के अंदर लिख लेता हूँ। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है मेरे को, देखिएगा लाल कलर से देखिएगा, ये वाला ट्राइंगल है मेरा दूसरा बड़े वाला। इसमें भाई अपन tan 30 लिखेंगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ये बराबर किसके आ जाएगा, परपेंडिकुलर तो h है और बेस मेरा ये पूरा आएगा इस बार, यानी a + 400/3। इतना अगर हो गया तो अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर। देखो मैं बताता हूँ। अच्छा एक चीज और, ये 400/3 नहीं है भाई, ये 400√3 था, सॉरी ये टाइपिंग एरर हो गया, ये 400√3 है। जब भी मैं सोचा ऐसा आंसर कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं करना है भाई, अपन को हाइट ऑफ टावर निकालनी है, मतलब a की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से निकालूंगा और इसमें रख दूंगा, और कुछ नहीं करना है। ऊपर वाली इक्वेशन से a की वैल्यू देखो क्या आएगी, a यहाँ आएगा, √3 नीचे आएगा, यानी a की वैल्यू h/√3 आ जाएगी। ये आप यहाँ पे रख दो, कैलकुलेशन है भाई और कुछ भी नहीं है। 1/√3 बराबर में h/a की जगह आ गया h/√3 और प्लस 400√3 बन गया। कैलकुलेशन कर लो भाई, ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, तो देखो क्या बनेगा, h/√3 प्लस 400√3 और बराबर √3 इंटू h। ठीक है भाई, इसको उधर ले जाते हैं, इधर तो बन जाएगा 400√3 बचेगा, इधर √3 h माइनस h/√3 आ जाएगा। ये तो 400√3 हो गया, इन दोनों का एलसीएम लेने पे कितना आएगा, √3 आएगा, यानी यहाँ तो आ जाएगा 3h और यहाँ आ जाएगा सिर्फ h, तो ये तो 2h बन जाएगा। ठीक है, तो अगले वाले स्टेप में लिख लेते हैं, 400√3 बराबर 2h/√3। 2 से ये 200 ओवर कट जाएगा, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, तो 3 इंटू 200 600 आ जाएगी इस टावर की हाइट। बड़ा आसान क्वेश्चन था, 600 इतना सही हो जाएगा आंसर। अगले पे चल लेते हैं, 15 नंबर पे 10 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत बेसिकली हो जाएंगे। नॉर्मल अपन को मतलब बोर्ड मास का यूज करना है और आंसर फाइंड करना है। देखो मैं बताता हूँ कैसे सोल्व होगा ये वाला। सबसे पहले ऑब्वियसली अपन ये क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ये गुणा और भाग पे आएंगे अपन। और देखो ब्रैकेट में भी पहले ऑफ सोल्व होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर डिवीजन वगैरह पे आते हैं अपन। तो देखो पहले ये वाला कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 20/7 बन गया। ऑफ का मतलब गुणा होता है, और 5 के 20 और 1 21/5 बन जाएगा। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, 4 ये 12 बन जाएगा। ये 12 भाग 2/3 करना है, तो इसे गुणा 3/2 बदल देते हैं अपन, ओके। और ये गुणा के अंदर आ जाएगा 10/9, फिर भाग का साइन है, और अब ये ब्रैकेट सोल्व कर लूंगा मैं। तो देखो ये तो आ गया 3/4, इसमें गुणा करना है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3, ऑफ का मतलब तो गुणा होता है, 1/2 और भाग 1/4, ये इससे 4 टाइम्स कटेगा, तो 4/3 आ गया। अब ये देखो 4/3 को पहले ये भाग है, इस भाग को अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 3/4 गुणा 4/3, भाग को मैंने गुणा में बदल के 4 कर दिया, ठीक है भाई। अब इस 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये 4 बच जाएगा सिर्फ। ये 6 बार कटेगा तो यहाँ 18 आ गया, 18 गुणा 10/9, भाग 4 है, इसको गुणा 1/4 कर लो, 9 से 18 2 बार कट गया, ये इससे 2 बार कट गया, और ये 5 बार कट जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा। कैलकुलेशन एकदम आसान होती है, बस ये वाले क्वेश्चन मैंने हर बार हर पेपर में ये बात बोली है कि आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल जो होता है और आपके जो डीआई के 2-3 सवाल आते हैं, ये बोनस के तौर पे काम करते हैं। अगर इन क्वेश्चन में कोई गलती कर रहा है तो मतलब ऐसे मानो कि वो कंपटीशन से ही हट रहा है, मतलब ये तो एकदम मतलब मस्ट है कि आपके सही होने चाहिए। ठीक है भाई, 16 नंबर पे आ जाते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, क्वाड्रिलेटरल है मतलब किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है भाई। इसमें बोला है कि एंगल C जो है, तो पहले अपन A B C और D लिख लेते हैं,
और इसके अंदर क्या बोला है इसने कि सी एंगल 72 डिग्री है, ये 72 है, एंगल डी 28 डिग्री है, यानी कि ये 28 डिग्री है। इसने बोला है ए और बी के जो बाइसेक्टर हैं वो ए और बी पे मीट करते हैं, यानी कि बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, यहाँ ये दोनों बराबर है। ओके, इसने क्या बोला है ए ओ बी का मान बताओ, मतलब इस एंगल का मान बताओ। देखो दो तरीके हैं, एक तो एकदम बेसिक अप्रोच है, जो मतलब अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है या फिर जिसको नहीं आता है वो भी कर सकता है बेसिक अप्रोच से, तो या फिर एक स्मार्ट ट्रिक है, वो मैं बाद में बताऊंगा भाई ऑब्वियसली। तो देखो क्या है, सबसे आसान अप्रोच तो ये है इस क्वेश्चन की कि भाई एक बात बताओ, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो भी चार एंगल होते हैं उनका जोड़ 360 होता है, चाहे वो कैसे भी शेप का है, चाहे मतलब आप ऐसा भी बना दोगे ना तो भी इसका जो ऑब्वियसली एंगल का जो अंदर का जोड़ है वो 360 होगा। तो देखो क्या आ गया, 28 प्लस 72 प्लस ए और बी एंगल पता नहीं है, तो ए प्लस बी बराबर 360 होना चाहिए, यानी ए प्लस बी अब किसके बराबर आ गए, ये देखो कितना बन गया भाई, ये बन गया 70 और 30 यानी 100 बन गया, 360 में से 100 जाएगा तो 260 आ गया। अब देखो ए और बी का जोड़ 260 है, अगर मैं ए का आधा कर दूं और बी का आधा कर दूं तो मेरे को ये एंगल और ये एंगल मिल जाएगा। तो देखो मैंने इसमें 2 का भाग दे दिया, इधर भी 2 का भाग लग जाएगा, यानी ए प्लस बी बटे 2 बराबर 130 आ गया। अब देखो मैं इस ट्राइंगल पे आता हूँ, इस ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो क्या होगा, ए का आधा प्लस बी का आधा और प्लस ओ एंगल, इनका जोड़ 180 होना चाहिए भाई, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर जोड़ 180 होता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है वैसे। ठीक है, तो a/2 प्लस b/2 की वैल्यू तो 130 है, और प्लस एंगल ओ अपन को निकालना था, तो एंगल ओ यहाँ से 50 डिग्री आ जाएगा। अब लेकिन इतना नहीं करना है भाई एग्जाम के अंदर, ऑब्वियसली इतना थोड़ी करूंगा मैं, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम में सिर्फ इतना करना है, 2 लाइनें लिखनी है, एक और एक दूसरी, आपका आंसर आ जाएगा। क्या लिखना है, जब भी आपका ऐसा डायग्राम बनता है तो ये जो एंगल ओ होता है ना, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल सी, यानी 28 प्लस 72। तो 28 प्लस 72 का जोड़ 100 हो जाएगा, 100 बटे 2 करेंगे 50। 2 लाइनों में आपका आंसर आ गया, ये टिक करके आप आगे जाओ। ठीक है भाई, चल लेते हैं अपन 17 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है, ये सेम क्वेश्चन वैसा है जैसा अपन आज एक पहले भी क्वेश्चन करके आए थे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था, जैसा ये क्वेश्चन है 5वें नंबर का, वैसा सेम कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। तो देखो इसमें क्या बोला है कि 35% ऑफ गुड है उनको तो 65% के प्रॉफिट पे बेचा है। भाई मैं टोटल गुड्स मेरे 100 मान लेता हूँ, 100 गुड है मेरे, यानी कि ऐसे मान लो या तो कि 100 आइटम है, 100 किलो चीज है, कुछ भी मान लो। इस 100 चीज में से 35 चीजों को तो मैंने 65% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी 165 बटे 100 में बेचा, प्लस रिमेनिंग गुड्स को, भाई 100 में से 35 गुड्स में बेच चुका हूं तो 65 गुड बच गए, इनको मैंने x% के लॉस पे बेचा। अब देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन, या तो आप x लिख दो या फिर आप यहाँ पे 100 माइनस x लिख दो, बात एक ही है, बटे 100 और बराबर में ओवरऑल लॉस जो होता है वो 12% का होता है। भाई 100 आइटम थे, उन पे अगर 12% का लॉस होगा, या फिर 100 रुपए की चीज थी उस पर 12% का लॉस होगा, यानी 88 बटे 100 में ये चीज जाएगी। तो बोला एक्स की वैल्यू क्या होगी, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस बताना है, बड़ा आसान है, कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। ये देखो दो, या तो आप इसको काट लो या फिर पॉइंट लगा दो, तो ये बन जाएगा 35 इंटू 1.65। ठीक है भाई, अब ये देखो 65 इंटू 100/100, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 65 को अंदर गुणा कर रहा हूँ, फिर 100 से भाग भी दे रहा हूँ। तो एक बार तो मैं चलो यही लिख देता हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, काफी लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर वो बार बार में पूछते हैं। मैं आराम से बेसिक से ही बता देता हूँ। माइनस, अब देखो 65 एक्स के साथ गुणा होगा, फिर 100 से भाग होगा। ठीक है भाई, बराबर में 100 से 100 कट जाएगा, 88 आ जाएगा। अब देखो भाई बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, 35 का अपन गुणाई कर लेते हैं, मतलब नॉर्मल सी है। तो देखो क्या आएगा, 35 इंटू 5 करते हैं, 175 आता है, 5 लिखा, 17 कैरी लग गई, 35 इंटू 6 210 होता है, उसमें 17 जोड़ा मैंने, तो 210 में 17 227 आ जाएगा, 7 कैरी लगी, 7 लिखा, 22 कैरी लग गई, 35 और 22 कितना हो गया, 57 हो गया, 57.75 आ गया, प्लस में 100 से 100 कट जाएगा, 65 आ जाएगा, 100 से 100 कट के 65 आ गया, माइनस में ये 0.65x आ जाएगा और बराबर 88 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब ये देखो 0.65x को तो मैं इधर ले आऊंगा, 88 इन दोनों के जोड़ में से घट जाएगा, तो 0.75 तो देखो एज इट इज आएगा, 65 इसमें मैं जोड़ रहा हूँ, 7 और 5 12, 6 और 5 11 और 1 12, 122.75 इसमें से घटेगा 88, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो अब इनको घटा लो भाई, तो 0.75 एडिजिट आएगा, 12 में से हट गया 4 आएगा, और यहाँ 11 बच गया, तो ये 34.75 बराबर 0.65x आ गया। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि 2 के बाद इधर है, 2 के बाद इधर है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3475 बटे 65। आसान सी कैलकुलेशन है, मतलब इसमें कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। देखो मैंने काटा इसको 5 से 13 बार,
5 से ये कटेगा 6 बार, फिर 47 बचेगा, 9 पंजे 45, 25 आ गया। अब भाई 13 से काट लो इसे, 13 पंजे 65 होता है, 4 बचेगा 45, तो 13 3 39, 53 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 53 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है। आंसर बड़ा ऐसे था, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि आप यहाँ पे अगर 100 माइनस एक्स ले रहे हो तो डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लोगे, अगर सिर्फ एक्स ले रहे हो तो लास्ट में 100 घटाना पड़ता है अपन को, वो कोई बड़ी बात नहीं। 18 नंबर पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है, इसमें भी ऑब्वियसली दो तरीके हैं, आप या तो थीटा रख सकते हो, उससे भी ज्यादा इजी मैं तो इसमें ये मानूंगा कि आप इसको साइन और कोस में बदल लो। तो देखो कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, और प्लस में कोस थीटा एज इट इज रह जाएगा। ठीक है भाई, या फिर आप इसको ठीक है, यही मेथड ठीक रहेगा मेरे को लग रहा है, इससे ज्यादा बेटर तो और फिर लंबा ही बन जाएगा, अपन इसी से कर लेते हैं, या फिर ये रहने देते हैं 1/tan थीटा की बजाय मैं इसको डायरेक्टली है ना साइन कोस में बदल लेता हूँ, बेस्ट रहेगा। तो देखो क्या आएगा, कोट थीटा की जगह मैंने लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये वाला भी बन जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस में कोस थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ऊपर वाले में भी कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन निकाला, तो देखो क्या बच गया, 1/sin थीटा और +1 बच गया। नीचे वाले में भी कोस थीटा कॉमन आ रहा था, तो ये आ जाएगा 1/sin थीटा -1। कोस थीटा से कोस थीटा तो कट जाएगा भाई। अब देखो यहाँ क्या बनेगा, ये एलसीएम में ले रहा हूँ, तो 1 + sin थीटा आ जाएगा, 1 + sin थीटा आ जाएगा अपॉन sin थीटा आएगा। नीचे वाले में भी एलसीएम sin थीटा आएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 - sin थीटा। अब देखो ये दोनों तो उड़ गए, अब बची हुई चीजें है ना वो रैशनलाइजेशन होकर बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। कैसे देखेगा, ये 1 + sin थीटा है, नीचे 1 - sin थीटा है, रैशनलाइजेशन के लिए इसका साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं अपन, तो 1 + sin थीटा और अपॉन में आ गया 1 + sin थीटा। a + b इंटू a + b मतलब a + b का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब रूट को काट देगा, तो पहले स्टेप में तो मैं रूट और स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में इसको काट देंगे अपन। ये बना भाई है ना। यहाँ देखो a - b a + b मतलब a² - b², यानी क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, माइनस में आएगा sin स्क्वायर थीटा, पूरे पे रूट लग रखा है। अब इस स्टेप में मैं आंसर लिख देता हूँ, देखिएगा आप भाई, ये तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ आ गया 1 + sin थीटा, और नीचे देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा में जो स्क्वायर है वो भी रूट को काट देगा, तो बाहर कोस थीटा ही निकल के आएगा। अब देखो 1/cos तो क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है भाई, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे सेक थीटा, और प्लस में sin/cos क्या होता है, tan थीटा, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा अपना आंसर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 19 नंबर पे आ जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर रूट बनाना पड़ेगा, जो बात मैं ये वाले क्वेश्चन में कर रहा था। देखो मैं दिखाता हूँ भाई, ये क्वेश्चन आया था आज अपने पेपर में, ये वाला। इसमें मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे रूट में बनाने की जरूरी नहीं है, अपन ने यहाँ डायरेक्टली सोल्व कर लिया था, पर अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपन डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते हैं, अपन को रूट में बनाना ही पड़ेगा, ऐसा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा ये तो। और देखो अब मैं बेस्ट मेथड बताता हूँ इसको स्क्वायर बनाने का। कल के पेपर में भी मतलब पिछला जो बीटीएस था उसमें भी आया था ये वाला क्वेश्चन, वहां भी मैंने ये चीज सिखाई थी, मैं फिर बता देता हूँ। देखो क्या करना क्या है भाई, ये लिखा है रूट में 28 + 10√3। एक वाले में बहुत डिटेल से समझाता हूँ, दूसरे वाला सिमिलरली मतलब बता दूंगा मैं। ठीक है, जैसे देखो क्या होती है कि भाई, जैसे देखो पहले तो ये दिमाग लगाओ कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो पक्का है कि इसमें तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा और इसमें a - b का होल स्क्वायर बनेगा, इतना तो पक्का है, ये दिमाग में आ जानी चाहिए ये चीजें, मतलब आपके खुद के दिमाग में चलना चाहिए ये सब। दूसरी चीज, अब देखो a + b का होल स्क्वायर अगर एक बार मैं लिखूं तो आपको क्या दिखता है इसमें कि a² + b² + 2ab होती है ये टर्म, इतना समझ में आ रहा है। अब इसमें मुद्दे वाली बात क्या है कि लास्ट में 2ab आता है, तो देखो यहाँ 2ab दिख रहा है क्या, अरे नहीं है, ये तो 10 है, तो मैं इसको सिर्फ 2 रखता हूं। अब मैंने 2 कैसे रखा या 2 कैसे आया, कॉमन सेंस लगा कि 10 को मैंने 2 × 5 में ब्रेक किया, मैंने 2 रख लिया, जो 5 है उसको मैं रूट में भेजना चाह रहा हूं। 5 अगर रूट में जाएगा तो 25 बन के रूट जाएगा, क्यों, क्योंकि अरे भैया 25 का रूट ही तो 5 आएगा बाहर, इसलिए अंदर जब भी अपन चीजें भेजते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है भाई, अब ये देखो 25 और 3 दिख रहा है आपको, 25 × 3 करने पे 75, मतलब रूट वाली चीज तो बन गई। अरे तो 25 + 3 ही तो 28 होता है, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया 25 + 3। अब देखो a² + b² + 2ab आना चाहिए भाई, a² तो कहीं दिख ही नहीं रहा, मैं बना दूंगा इसको a², इसका रूट करो और इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो a² बन गया, इसका रूट करो, इसका स्क्वायर करो, रूट और स्क्वायर करने से कुछ नहीं होता, रूट स्क्वायर कट जाते हैं, लेकिन अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो a² + b² + 2ab टर्म मिल गई मेरे को पूरी की पूरी, तो देखो बड़ा अंडर रूट, उसमें ये पूरी टर्म अब क्या बन जाएगी, a + b का होल स्क्वायर, तो a तो है मेरा √25, b है मेरा √3, इसका पूरे का होल स्क्वायर बन गया।
ठीक है भाई, बड़ा आसान था। अब मैं अगले वाली टर्म डायरेक्टली लिख लूंगा, आपको खुद एक बार सोल्व करनी है जरूर भाई, छोड़िएगा मत, मैं फिर भी शॉर्टकट में एक बार बता देता हूँ। ठीक है भाई, 7 है माइनस 4, 4 तो मैं रख नहीं सकता, मैं तो 2 रखूंगा, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में -2a भी आता है ना। तो माइनस में 2 वाली टर्म आ गई, अब a और b वाली टर्म और आएगी। तो देखो मैंने 2 रखा, 4 को मैंने 2 इंटू 2 में तोड़ा था, मैंने 2 रख लिया, ये वाला 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, यानी मतलब रूट के अंदर 4 इंटू 3 बन गया, 4 और 3 ही तो 7 होता है भैया जी, यानी कि मेरे रूट में तो 4 इंटू 3 आ जाएगा। इस 7 को मैं 4 प्लस 3 में ब्रेक कर दूंगा। अब देखो ये ए स्क्वायर वाली टर्म, ये बी स्क्वायर वाली टर्म, ये -2ab वाली टर्म, लेकिन ये कब बनेंगी, जब मैं इनके रूट का स्क्वायर लगाऊंगा। पूरा तो मैंने ही बता दिया, फिर भी चलो आप एक बार कर लेना। ठीक है, तो ये आ जाएगा √4 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या होगा भाई, स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा। ठीक है, अब बड़ा आसान बन गया, ये बन गया √25 प्लस √3, √25 तो 5 होता है, √3 एज इट इज आ गया, माइनस में क्या आएगा, √4 तो 2 होता है, और माइनस √3 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ये क्या बनेगा, 5 माइनस 2। अच्छा मैं एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे तो मतलब है ना इस तरीके से कमेंट करते हैं कि उनको ये नहीं पता कि ये माइनस डायरेक्टली मैंने कैसे सोल्व कर दिया। तो भाई ये थोड़ी सी कैलकुलेशन को अपना सुधारो, मतलब अगर आप एक ऐसे लेवल के एग्जाम की सोल्व कर रहे हो, मिनी जैसे यूपीएससी बोला जाता है, उसमें आप मतलब ये वाली कैलकुलेशन अगर पूछ रहे हो कि माइनस अंदर कैसे गया, तो ये बात गलत है भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इन चीजों की। ठीक है, तो 5 प्लस √3 हो गया, माइनस अंदर जाएगा तो -2 और प्लस √3 बना देगा। फिर भी चलो मैं बेसिक से सारी चीजें बता देता हूँ, तो इतनी दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको। 5 में से 2 गया, 3 आ गया, √3 प्लस √3 2 √3 बन जाएगा। अब देखो 3 प्लस 2 इंटू √3 की वैल्यू मैंने आज ही याद करवाई थी, 1.732 होती है, 1732 से याद रखो। फिर एक बार लिख देता हूँ भाई, √2 की वैल्यू तो 1414 से याद करवाई थी तो 1.414, और √3 की वैल्यू 1732 से याद करवाई थी तो 1.732, तो यहाँ आ जाएगा 1.732। अब देखो इसका दुगुना करना है, तो दुगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, ये आ गया। अब इसमें 3 जोड़ दो, यानी 6.464, यानी ये 6.5 के अप्रोक्स है, 6.5 इस ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा। 20 नंबर पे आ जाते हैं। 20 नंबर में क्या बोला कि एवरेज ऑफ 18 नंबर जो है वो 37.5 है। अगर 6 नंबर इसमें और ऐड कर दिया जाए जिनका एवरेज x है, तो एवरेज ऑफ ऑल द नंबर इंक्रीज 1 से बढ़ जाता है, तो वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। बड़ा इजी है भाई ये भी, मतलब देखो पहले मैं बेसिक अप्रोच बताता हूँ, फिर अपन एक स्मार्ट अप्रोच भी लगाएंगे इसमें। इसने क्या बोला है कि 18 नंबर का एवरेज ये है, यानी कि पहले 18 नंबर का एवरेज। देखो मैं ये सब नहीं लिख रहा इस बार कि A1 से लेके A18/18 का मतलब 37.5 है, ये सब लिखने की नीड नहीं है, मैं ये सब हटाता हूँ, डायरेक्टली करते हैं आज अपन। देखिएगा कि भाई पहले 18 नंबर का एवरेज है 37.5, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, अगले 6 नंबर का एवरेज x है। भाई पहले 18 नंबर का एवरेज ये था तो मैंने टोटल वैल्यू निकाल ली, अगले 6 नंबर का एवरेज x है तो मैंने टोटल वैल्यू निकाल ली। ये किसके बराबर होगा, एवरेज ऑफ ऑल नंबर जो है ना वो 1 से इंक्रीज कर जाता है, यानी 37.5 से 1 बढ़ जाता है, मतलब 38.5 हो जाता है। तो ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ x क्या होगी। आसान है यार, मेरे को एक बात बताओ, इन टोटल नंबर्स का जब मैं एवरेज निकालूंगा तो ये 24 नंबर हो जाएंगे। अरे तो टोटल वैल्यू 24 के बराबर भी तो होगी ना गुणा में। समझो भाई ये चीजों को मैंने क्या किया, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। छोटे डेटा पे बताता हूँ, इतने बड़े पे मतलब अगर किसी को समझने में दिक्कत होगी तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में a प्लस बी प्लस सी 3 नंबर है, इन 3 नंबरों का एवरेज दे रखा है मेरे को 10। फिर इसने बोला इसमें d और e 2 नंबर और ऐड कर दिए अपन ने जिसका एवरेज x है, और ऐसा करने से जो मेरा ओवरऑल पांचों नंबर का जो एवरेज है ना वो क्या हो जाता है, 1 से बढ़ जाता है, तो 10 से बढ़ के 1 11 हो जाता है। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, डायरेक्टली मैंने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 गुणा 10 30 डायरेक्टली लिख दी, वो ये रही। फिर d प्लस e जो 2 नंबर जोड़े गए थे उनकी वैल्यू 2x हो जाएगी टोटल, तो वो मैंने यहाँ लिख दी। फिर पांचों नंबर का एवरेज के बराबर होगी ये चीजें, तो वो मैंने 11 गुणा 5 यहाँ डायरेक्टली लिख दी। ऐसा किया है मैंने, बस कुछ भी नहीं किया। ठीक है भाई, मैंने बता भी दिया बेसिक से। अब देखो ये कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। 6x मेरे को निकालना है, ये उधर जाके सब घट जाएगा, तो 38.5 इंटू 24 और माइनस हो जाएगा 18 इंटू 37.5। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर कोई कर पा रहा है तो कर लो। आसान बनाने के लिए मैं तो ये कहूंगा कि पूरी क्वेश्चन को 6 से भाग दे दो, तो देखो यहाँ से 6 कट जाएगा तो x बचेगा। इस इतने में से 6 अगर काटूंगा, 6 से काटूंगा तो 4 बचेगा, 6 चौके 24 होता है ना। अब 4 से इसको गुणा करना बड़ा आसान रह जाएगा। ठीक है भाई, इसमें से 6 से भाग देंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, 3 से इसको गुणा करना बड़ा आसान है। ठीक है, इतना आसान चल रहा है एकदम। अब देखो उसको सोल्व कर लो, ये तो 0 आएगा, 2 कैरी लग गई,
8 चौके 32, 32 और 2 34, अब 3 कैरी लगी, 4 तिये 12, 12 और 3 15, 154 आ गया। ये गुणा करेंगे, 5 तिये 15, 7 तिये 21 और 1 22 का 2 कैरी लग गई, 3 तिये 9 और 2 11। यहाँ से x अपन निकालेंगे, 0.0 में से 0.5 घटेगा तो 0.5 बचेगा। 153 में से 112 जाएगा तो ये बच जाएगा 41, 41.5 वही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन एक स्मार्ट ट्रिक देखो, ये तो एकदम बेसिक कैलकुलेशन है, मुश्किल ये भी नहीं है, 2-3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन भी मैंने आसान बनाने को बता दिया, तरीका भी बड़ा इजी है। अब थोड़ा सा स्मार्टली सोचने की कोशिश करना। ऐसा समझो कि भाई 18 लोगों का जो एवरेज है वो 37.5 है, ठीक है। इसने क्या बोला कि जो 6 नंबर हैं उनका एवरेज x है, वो इनमें जोड़ा जाता है, यानी कि मतलब इनमें 6 लोग और जुड़ गए, बात ये है, ठीक है भाई। ये जो 6 लोग आए, अब इसने क्या बोला कि एवरेज ऑफ ऑल द नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाता है, ठीक है भाई। वो बाद की बात है, मेरे को एक बात इतना बताना आप कि पहले 18 बंदे थे, अब 6 बंदे उसने और जोड़ दिए, तो टोटल बंदे कितने हो गए, 24। इसने बोला कि जो एवरेज वजन है वो 1 से बढ़ जाता है। अरे तो ये एक जो एवरेज वजन बढ़ा है ये हर एक बंदे में बढ़ेगा, जब भी तो वो एवरेज में बढ़ पाएगा, यानी टोटल 24 बंदों में वो वजन बढ़ गया। और ये बढ़ा कितनों पे है, अरे 6 बंदों पे। ये मतलब जो 6 बंदे आए थे वही तो ये वजन एक्स्ट्रा वाला लेके आए हैं, यानी कि ये 6 बंदों का ही वजन वो माना जाएगा, यानी 6 चौके 24 हो जाएगा। 37.5 में अपन 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 41.5। ये बहुत ही डायरेक्ट अप्रोच है, बहुत ही छोटी है, इस चीज पे आप सोच विचार करना। अगर कोई नहीं सोच पा रहा है तो वो बेसिक अप्रोच से चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 21 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें बोला है कि एक सर्टन समय वो इन्वेस्ट किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ये ग्रो करता है 8,000 से 27,000 3 से 6 सालों में रेस्पेक्टिवली करता है, और कंपाउंडेड एनुअली है, तो परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। मैं बताता हूँ, बड़ा इजी है क्वेश्चन। इसमें एक बार मैं आपको अगर डिटेल से समझाऊंगा तो इसके बाद आप हमेशा इसको आसानी से कर पाओगे। समझिएगा भाई बड़े ध्यान से। जैसे देखो, फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। टाइम भाई 6 साल अगर मैं ले लेता हूं तो यहां से इसने 27,000 दे रखे हैं। अब मैं करता हूं 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर, अब मैं 3 साल वाला ले लेता हूं, 3 साल के लिए इसने 8,000 दे रखा है, ठीक है भाई 8,000 आ गया। अब मैं इन दोनों को भाग दे रहा हूं, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को अपन डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली। तो देखो ये इससे जब कटेगा तो पावर 3 बच जाएगी, यानी 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 3 बच गई। ये दोनों को मैंने काटा तो 27/8 आ गया। अब मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेता हूँ, क्यूब रूट लेना बड़ा इजी है। ये आ जाएगा 1 प्लस रेट अपॉन 100 बराबर में क्यूब रूट, इसका तो क्यूब रूट लिया तो पावर 3 हट गई, इधर क्यूब रूट लिया तो 3/2 आ गया भाई। 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2 आ गया। रेट अपॉन 100 की वैल्यू 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगी रेट बटे 100 की वैल्यू। ये ऐसे 50 बार कट जाएगा, मतलब रेट अपनी कितनी आ जाएगी, 50%, यानी ये रेट आ जाएगी। बड़ा इजी क्वेश्चन था। 22 नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है भाई। अब चल लेते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रखा है कि 60% सांद्रता वाले अम्ल विलयन के 40 लीटर और 80% वाले में से 35 लीटर को मिलाया जाता है, तो नए विलयन में अम्ल की सांद्रता पूछ रहा है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखो दिमाग लगाना है इसमें, बहुत छोटा बना देता हूं मैं इसको। भाई पहले तो मेरे को ये बताओ कि 40 लीटर और 35 लीटर, टोटल सॉल्यूशन मेरा 75 लीटर है। देखो करना क्या है, 40 लीटर में से 60% सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन का एसिड सॉल्यूशन है। अरे तो 40 लीटर का 60% निकाल दो, ठीक है भाई। अगले वाले में 35 लीटर में से 80% वाला ही है एसिड सॉल्यूशन। देखो इसको सोल्व करो, 20 से काटो 4 बार, 20 से काटो 5 बार, 5 से 35 7 बार कट गया, ये तो 28 आ गया। यहाँ से दोनों जीरो कट जाएंगे, ये 24 आ गया। मतलब मेरे पास में टोटल सॉल्यूशन 75 लीटर था, उसमें से एसिड वाला जो मेरे को इन कंसंट्रेशन वाला लेना था वो 24 और 28, यानी कितना 52 आ गया। अब ये बोल रहा है ओवरऑल मतलब अम्ल की सांद्रता क्या होगी। भाई 52 मेरा टोटल एसिड सॉल्यूशन है 75 में से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 25 से काटा 3 बार, ये 4 बार, इसको गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 5 के 20, 3 का भाग देंगे अपन, तो देखो क्या आएगा भाई, 6 18, 2 बचेगा 20, तो 9 27, 69 1/3 आएगा बेसिकली। ये वाला अपना आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान था, ठीक है। 23 नंबर पे आ जाओ, जहां मैं बोल रहा हूँ आसान था वहां पे है भी एक्चुअली में आसान, ठीक है। अब ये देखो ये कितना मतलब सिंपल क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ भी ऐसा है ही नहीं। देखो मैं बताता हूँ, 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y, ये क्या बोला इसने कि ये 72 से डिविजिबल है, तो इस चीज की वैल्यू बताओ। अब ये कैसे निकलेगी मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन की हर बार आपको अप्रोच क्या रखनी है भाई। यहाँ पे जैसे देखो अभी तो 72 दे रखा है, 72 की जगह पे वो कई बार 99 दे देता है। मैं हर एक चीज बता के चल रहा हूँ साथ साथ में आपको। मान लो 99 दे देगा, या फिर वो आपको जैसे दे देगा
कुछ भी दे देगा, 11 दे देगा। तो करना क्या है, अप्रोच ये लगानी कि भाई 11 से तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर सकता हूँ, 99 को आप 11 और 9 में ब्रेक करो, फिर 11 और 9 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में 72 से डिवाइड हो रहा है, तो भाई 72 होता है 9 गुणा 8, तो इन दोनों के डिविजिबिलिटी रूल लगेंगे। अप्रोच क्या रहेगी अपनी, ठीक है भाई, सीख गए। अब लगाते हैं अप्रोच को। अब देखो दिमाग ये है, मतलब कंसेप्ट ये है कि भाई सबसे पहले आप ये समझो कि अगर मान लो कोई भी इतना बड़ा है कि मेरे को नंबर दे रखा है, इसमें अगर मेरे को 2 से भाग देना है, तो मैं पूरा भाग देने की बजाय मैं सिर्फ लास्ट डिजिट चेक कर लेता हूं कि उसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर मान लो एक नंबर दे रखा है और उसमें 4 से भाग देना है, तो मैं लास्ट के 2 डिजिट देख लेता हूं। और ऐसे ही अगर 8 से भाग देके देखना है, तो अपन लास्ट की 3 डिजिट देख लेते हैं। और इसमें कंसेप्ट ये ऐसे आता है कि 2 की पावर 1 होता है 2, तो 1 डिजिट देखते हैं। 2 की पावर 2 होता है 4, तो 2 डिजिट देखते हैं। 2 की पावर 3 होता है 8, इसलिए 3 डिजिट देखते हैं। ये बाकी मतलब नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अभी अपन शॉर्टकट में देख रहे हैं। तो भाई इस इतने नंबर में 9 8 का भाग जाना चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, 6 7 वाई की जगह पे मैं पहले 0 रखता हूं। अब मैं 8 से भाग देता हूं, तो देखो 8 है 8 64, 3 रिमाइंडर बचा अपना, तो 30 आएगा। 30 में भाग नहीं जाता, 31 में भी नहीं जाता, 32 में जाता है। यानी मैं अगर y की जगह पे मैं 2 रख दूंगा, तो ये नंबर 8 से पक्का डिवाइड होगा। देखो ना, 8 8 64 हो गया, 3 बचा, 32 आया, 8 चौके 32, पूरा पूरा जा रहा है। मतलब y की वैल्यू मेरी 2 आ गई। अब देखो एक नया नंबर मिल गया मेरे को, या फिर एक नया क्वेश्चन बन गया बेसिकली मेरे लिए। मैं लिखता हूँ 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 2, y की जगह पे मैंने 2 रख दिया है अभी। अब मैं 9 के ऊपर चलता हूं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो पूरा नंबर है उसका जोड़, यानी उसका जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो भाई इसका जोड़ अपन करते हैं। देखो 7 और 2 9। अब जहां जहां 9 बनता जाएगा उसको आप हटा भी सकते हो, क्योंकि वो जो 9 है वो तो डिवाइड होगा ही ना। ये डिजिटल सम में भी कंसेप्ट आता है, मैंने पूरा डिजिटल सम बहुत डिटेल में समझा है, जाके देख लेना भाई, वो वाली वीडियो बहुत काम की है, कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट कर देगी। अब जैसे देखो इसमें 6 और 3 9 कटा दिया मैंने। अब जोड़ लो भाई इनको, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, 30 और 2 32। अब ये 32 बन गया। अब मेरे को बताओ 32 से जस्ट एक ऐसा बड़ा नंबर जो 9 से डिवाइड होता है, 36 होता है वो 36। यानी x की जगह पे मेरे को क्या रखना चाहिए, 4 रखना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू 4 मिल गई, y की वैल्यू 2 मिल गई, इसमें रख दो। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 5 इंटू एक्स की वैल्यू तो 4 आई है, 8 की वैल्यू 2 आई है। 8 दूनी 16 होता है, 5 होके 20 होता है, 20 प्लस 16 कितना बनेगा, 36। 36 का रूट 6 आ जाएगा, 6 अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक था ये तो। चौबीस नंबर और 25 नंबर 2 क्वेश्चन बचे, 25वां तो बोनस रहेगा अपने लिए, चॉइस कर लेते हैं। इसने क्या बोला कि अगर मैं बस से ट्रेवल करता हूं तो मैं ऑफिस 15 मिनट लेट पहुंचता हूं, अगर मैं कार से ट्रेवल करता हूं तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। ठीक है भाई, सही बात है। अब ये बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन मेरे होम एंड ऑफिस इज 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की दूरी है टोटल मेरे घर और ऑफिस के बीच में, तो ये बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ बस एंड कार इन सेकंड पर मीटर इज। आसान है, मैं बताता हूं, देखो क्या करना है। भाई एक बात बताओ मेरे को, पहले बात तो इसने क्या पूछा है कि डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ बस एंड कार। ये लाइन का मतलब समझ लो आप कि भाई बस की एवरेज स्पीड मान लो b है, कार की एवरेज स्पीड c है। अब इसने क्या बोला है कि डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स, अरे तो इसका रेसिप्रोकल करके अंतर है, ये पूछ रहा है ये अपन से। अब ये कैसे निकलेगा, देखो मैं बताता हूँ। अच्छा, इसके सॉल्यूशन से पहले भाई एक फॉर्मूला होता है अपना d बराबर एस टी। ठीक है, ये मैंने जीएसटी से याद करवाया है, आसानी से याद रह जाता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वरना वो डी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। जीएसटी कब हुआ था एस्टेब्लिश, जीएसटी, अरे सोचो भाई, साथ साथ में जीके जीके भी चल रहा है। 1 जुलाई 2017 को हुआ था। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि भाई 25 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, देखो इसको हटाओ। भाई एक बात बताना मेरे को कि 25 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, वो अगर मैं बस की स्पीड से जाता हूं तो ये बटे बी, अगर मैं यही 25 किलोमीटर की दूरी कार की स्पीड से जाता हूं, तो देखो ये क्या है, बस का टाइम है, ये क्या है, कार का टाइम है। ये दोनों बराबर किसके हैं भाई, या फिर इन दोनों का अंतर कितना है। ये देखो यहां पे बहुत ध्यान से सुनना, मतलब पूरा वर्ड्स का खेल है। मतलब जैसे देखो ये मेरा एग्जैक्ट टाइम है ऑफिस पहुंचने का। अब अगर मैं बस से गया तो मैं 15 मिनट लेट पहुंचा, मतलब मैं 15 मिनट टाइम के बाद पहुंचा। फिर एक दिन अगर मैं कार से गया तो मैं 10 मिनट जल्दी पहुंचा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 25 अंतर हुआ ना इनका, यानी ये बराबर 25 आ जाएगा। बस ये अगर आप सीख गए तो ये इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है।
देखो भाई, एक हाँ, लेकिन एक चीज और कि भाई ये जैसे 25 किलोमीटर है और ये 25 मिनट है, तो 25 मिनट को पहले आप सेकंड में बदल लो, मिनट को सेकंड में बदलना है 60 से गुणा कर दो। इसको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, क्योंकि इसने आंसर में पूछा है भाई सेकंड पर मीटर में, तो इसको 3 जीरो लगा दो, इसको भी 3 जीरो लगा दो। अब मेरे को एक बात बताओ, 25 25 25 पूरे क्वेश्चन में कट गया और मैं यहां से 1000 कॉमन निकाल लेता हूं, तो देखो क्या बनेगा, 1/b और माइनस 1/c, और यहाँ पे सिर्फ 60 बच जाएगा। मैं ये 1000 को हटा के इधर भाग में भेज देता हूँ। इसने मेरे से यही तो पूछा था, 1/b माइनस 1/c, ये 60/1000 आएगा, जीरो से जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3/50 आ जाएगा, 3/50 अपना आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहीं भी दम नहीं है, कोई भी मुद्दे वाली बात नहीं है। दो चीजें बस सीखने लायक है, एक तो कि आपको पूछा क्या है, अगर आप वो समझ गए और आपको ये वाला अंतर समझ में आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन फाइनल आ गया, ये भी बड़ा इजी है। ये बोला कौन सी ऐसी साल है जिसमें सम ऑफ स्टूडेंट जो है वो हाईएस्ट है। बताओ, कोई दम वाली बात है इस क्वेश्चन में, जोड़ना है भाई, जोड़ लेंगे, बड़ा बेसिक है। ये कितना है, बस ये दिखना चाहिए भाई। एग्जाम में अगर डेटा ऐसे आ गया कि दिख नहीं रहा है तो मुश्किल हो जाएगी। बाकी देखो, मैं एक और बात बताता हूँ, मैं इसको नहीं जोड़ूंगा, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं अपन। मैं एक तो इसको नहीं जोड़ूंगा, एक इसको नहीं जोड़ूंगा, बाकी ये क्योंकि दोनों बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं तो इनको जोड़ने की कोई नीड लग नहीं रही मेरे को। अब देखो बाकी जोड़ लेते हैं अपन, तो ये 800 और 820, ये 1620 है, ये 1450 है, मेरे को लग रहा है यही आएगा सबसे ज्यादा। ये कितना है, 900 और 500, ये देखो 1400 ही है, और ये 700, 400, 1100, 1230 है, जितना भी है सबसे ज्यादा देखो यही आ रहा है, मतलब 2009 के लिए आ रहा है सबसे ज्यादा, 2009 के लिए सबसे ज्यादा हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। इस तरीके से अपना पूरा आज का पेपर खत्म होता है। थोड़ी सी यार तबियत खराब थी, मतलब हाँ, हिम्मत जैसे हो नहीं रखी है, जैसे तैसे सॉल्यूशन करवाया है। आप मतलब जैसे ये मत सोचना कि जैसे सर काफ़ी मतलब एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी सर के अंदर, और मतलब काफ़ी ऐसे डल डल लग रहे थे, तो वो कोई बात नहीं, इग्नोर करिए, एक पेपर के अंदर चलता है ऐसा। ठीक है, जल्दी रिकवर हो जाएंगे तो फिर वापस मतलब अपन एनर्जी के साथ में पढ़ेंगे। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो पेपर है ये करने का मतलब बेनिफिट जब ही निकलेगा जब आप इन सारे पेपर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तो मार्क करके आगे के लिए रखो और बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, ताकि ये हेल्पफुल रहे आपके लिए चीज़। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन अगले सोल्यूशन के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।